अस्सलामुअलैकुम। छोटे शहरों की बड़ी खबरों और बड़े शहरों के अहम इश्यूज के साथ प्रोग्राम दिन भर से मैं हूं ज़ैनब जतोई और मैं हूं ज़शान बशीर। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले नजर डालेंगे आज की स्टोरीज पर। कराची में खातून से बैग छीनने का केस, बैग में 11 माह की बच्ची की मौजूदगी के दावे का ड्रॉप सी। दादू में 4 माह बाद भी कई फीट सैलाबी पानी, बच्चे जान जोखों में डालकर स्कूल जाने पर मजबूर। आज शहरी हवाबाजी का आलमी दिन। पाकिस्तान फ़ज़ाई खदमात के हवाले से तनाज़ात और पाबंदियों की जद में क्यों रहता है? खानीवाल में कब्जा माफिया ने 12 खानदानों की जिंदगी अजीरन कर दी। मुबैना तौर पर पुलिस की मिली भगत से गली पर कब्जे की कोशिश। नाजरीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि कराची, जहां गुज़िश्ता रोज बल्दिया के इलाके में खातून से बैग छीनने का वाकया हुआ, तफ्तीश के दौरान खातून ने बैग में 11 रोज की बच्ची की मौजूदगी का इंकशाफ किया। मुतासिरा खातून का कहना था कि बच्ची को सर्दी से महफूज रखने के लिए बैग में रखा गया था। पुलिस के मुताबिक करीबी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में नजर आने वाले मुलजिमों को मुतासिरा खातून शनाख्त नहीं कर सकी। वाक़े का मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया गया है और तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है। कराची के मखसूस हालात की बात करें तो इसके पस मंजर में बैग छीनने का मामला बज़ाहिर छीना झपटी की वारदात लगती है, लेकिन बैग में बच्ची की मौजूदगी का दावा किसी और जानिब भी इशारा करता है। क्या बैग में वाकई बच्ची मौजूद थी? जिस बच्ची की बैग में मौजूदगी का दावा किया जा रहा है उसके हकीकी वालिदैन कौन है? मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है जिसकी इन्वेस्टिगेशंस भी की जा रही हैं और अब तक की जो तहकीकात की गई हैं उनके मुताबिक ये बच्ची किसी और की थी, उनकी बच्ची नहीं थी जिन्होंने छीनने का ये दावा किया है। कराची में बल्दिया के इलाके में गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या पेश आया था। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की जानिब से बैग छीना गया था और उसके बाद ये दावा किया गया था वालिदैन की जानिब से कि बैग में उनकी 11 माह की बच्ची मौजूद, जिसे छीना गया है। पुलिस ने इस हवाले से मुकदमा तो दर्ज कर लिया है और तहकीकात भी की जा रही हैं। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। पहले मोहम्मद शाहिद अंजुम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद अंजुम, बताइएगा अब तक इस केस में क्या हक़ाइक़ सामने आए हैं, पुलिस का मौक़िफ़ क्या है इस पर? देखिए, अब तो ये मामला अब ये गुत्थी चूँकि काफ़ी हद तक सुलझ चुकी है और अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। ये एक नौसरबाजी जिसको हम कहते हैं उस तरह का मुकदमा है और इसमें ये जो खातून एनी है जिसकी तरफ से FIR का अंदराज कराया गया था कि मैं वहाँ मौजूद थी और किसी काम से जा रही थी तो मुझसे 2 मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो मेरे बच्ची को छीन कर फरार हुए हैं। उसके बाद चूँकि एक बड़ा संजीदा मामला था, पुलिस ने फौरी इस पे जो है वो काम किया और जब इसको चेक किया CCTV कैमरों की मदद से तो बिल्कुल उसमें भी नज़र आ रहा था कि जैसे कि दो लोग जो हैं वो उसकी टोकरी जो है वो छीन के भाग रहे हैं। लेकिन बाद में ये पता चला कि ये तमाम एक ड्रामा था, रचा रचाया ड्रामा था और उस एनी ने जो बयान दिया, बाद में उसकी नानी से भी एक वीडियो बयान लिया गया जिसमें बात क्लियर हो गई कि ये एक सोची समझी साजिश थी। एक बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 13 दिन थी और उसको जो है वो किसी उसकी सहेली ने उसको जो है वो दी थी, लेकिन उसका ये कहना है कि हमने उसको वापस कर दी। यहाँ तफ्तीश इसलिए रुकी हुई है कि अभी तक उस खातून का जो है वो नाम एनी नहीं बता रही है। अब पुलिस इस रुख से तफ्तीश कर रही है कि एनी के ख़िलाफ़ 420 का मुकदमा, 415 2 दफ़ात के तहत इसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा एक शहर में जो है वो जो माँ बाप हैं उनके लिए बहुत पूरी साजिश को रचाने की वजह क्या थी? इसके पीछे क्या पस मंज़र था जिसकी वजह से ये वाक़या घड़ा गया? देखिए, अभी तक जो मेरी SSP कमाड़ी जो हैं फ़िदा जामरी, जो कि इस केस को ख़ुद फॉलो कर रहे थे, उनसे बात हुई थी। उनका ये कहना था कि जो एनी है उसका ये कहना है कि मेरी एक दोस्त है, उनकी चूँकि बिल्कुल अभी रिसेंटली शादी हुई थी और बच्ची की जब वलादत हुई तो उसने मुझे कहा कि तुम इस बच्ची को अपने पास रख लो, अभी हम इसको शो
नहीं कराना चाहते, इसलिए कि जिस शख्स से उसकी शादी हुई थी ये उसकी सेकंड शादी थी, और उसका ये कहना था कि ऐसा ना हो कि हम कहीं जो है वो फॉलो हो जाएं और ये हमारे ऊपर जो है हमारे रिश्तेदार या मेरी पहली जो बीवी है उसकी तरफ से कोई ऐसा ब्लेम जो है वो ना आ जाए कि मैंने दूसरी शादी की है, क्योंकि दूसरी शादी उसने छुप के की थी। लेकिन जो एनी है उसकी नानी को जब पता चला इस बात का और उसकी वालदा ने उसे जिक्र किया तो उन्होंने कहा नहीं, फौरी तौर पे बच्ची को वापस अच्छा करें। शायद ये बताया ऐसा कि ना हो पुलिस की कि जानिब से क्या जो है वो तफ्तीश कोई की गई, किसी जो प्रॉब्लम में खातून फंस बच्ची जाए। लेकर भाग और रही थी, फिर जो टोकरी में बच्ची को छुपाया हुआ था, उस खातून से बातचीत की गई, उसका कोई मौक़िफ़ सामने आया? देखिए उस टोकरी में बच्ची थी ही नहीं, वो तो एक जाली मुकदमा दर्ज किया गया है। ये बच्ची तो उसने उस खातून को वापस कर दी थी। उसकी नानी जब उसकी वालदा उसके घर आई तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ा फसाद बनेगा, कल अगर पता चलेगा तो इस बच्ची के जो वालदैन हैं और उनके जो रिश्तेदार हैं वो अगर मुकर गए, वो खातून मुकर गई कि मैंने इनको नहीं दी तो आप पे अगवा का मुकदमा हो जाएगा। लिहाजा वो बच्ची तो उस खातून को वापस कर दी गई थी। एनी अब उस खातून का अभी नाम छुपा रही है, पुलिस तफ्तीश कर रही है, और एक और मुकदमा एनी के खिलाफ जो है वो जिसको कहते हैं 420 धोखाधड़ी और 415, ये इसी के एक जो है वो दफ़ा है, उसके तहत दर्ज किया जाएगा और उसको बाकायदा उसमें अरेस्ट किया जाएगा। उस तफ्तीश के दौरान जो है आगे बढ़ा जाएगा ताकि ये पूरी चैन का पता चल सके कि आखिर इसके मुहर्रकात क्या थे। जी शाहिद अंजुम, ये बताइएगा कि फ़िदा हुसैन जो कि इस तमाम तर केस को देख रहे हैं, उनकी जानिब से अब तक इस ख़ानदान के साथ यकीनन राबता जो है वो किया गया है, उनकी अपनी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं इस तमाम तर वाक़े के हवाले से? देखिए आज मेरी जब उनसे बात हुई तो वो बहुत मुतमईन थे। उन्होंने कहा कि कल से हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ था, आज चूँकि बहुत सारी इस केस की जो गुत्थियां हैं वो सुलझ चुकी हैं और हम उन तक भी पहुंच चुके हैं, लेकिन हम एनी के मुंह से वो बात सुनना चाहते हैं कि आखिर उसने बच्ची तुम्हें क्यों दी, उसका नाम क्या है। एनी का ये कहना है कि मैंने बल्दिया टाउन का एक इलाका जिसको हम जंगल स्कूल बड़ा मशहूर है वहाँ पर उसको मैंने बच्ची वापस कर दी थी। अभी तक उसका नाम एनी नहीं बता रही है। तो फ़िदा का ये कहना था कि हम इसको बहुत ही जो है वो ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि उनके घर तक पहुंचा जाए कि आखिर इसकी वजह क्या है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ बच्ची के मुबैना वालिद का बयान भी सामने आया था। जिस वक्त ये वाक़या पेश आया था तो वो बाकायदा तौर पर मीडिया पर सामने आया और उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। उनका क्या किरदार है इस तमाम तर वाक़े में? देखिए पहली वो तो इब्तदाई जितने भी बयान थे अब तो तमाम झूठ साबित हो गए ना, जब एक चीज़ खुल गई है। पहले देखें FIR दर्ज हुई कि मैं जा रही थी और मेरी टोकरी में बच्ची थी, उसको अगवा कर लिया गया और उसके बाद जो है पता ये चला कि उसमें कुछ भी नहीं था, वो खाली टोकरी थी और बच्ची उस खातून को वापस कर दी गई थी जिस खातून की वो बेटी थी। और इसी खौफ की वजह से कि ऐसा ना हो कि कल कोई बात हो जाए, उसका बच्ची का जो बाप है वो किसी तरह किसी थाने में रिपोर्ट करा दे, रेंजर्स को रिपोर्ट करा दे, तो ऐसा ना हो कि बच्ची मेरे घर से बरामद हुई तो फिर अगवा का मुकदमा हो जाएगा। अब एनी जो है वो बिल्कुल इस केस में इस तरह से फंस गई है कि वो कहती है कि वो मेरी दोस्त है, उसने मुझे बच्ची दी लेकिन मैंने उसको वापस कर दी। तो भाई जब उसको वापस कर दी तो तुमने उस वकूए को छुपाने के लिए पर FIR का दराज क्यों कराया? तो उसका ये कहना है कि हमने इस खौफ की वजह से कि ऐसा ना हो कि कोई नया मुकदमा दर्ज हो जाए और हमें उसमें शामिल। शाहिद अंजुम, आप बच्ची की नानी की बात कर रहे हैं, मुतासरा खातून की वालिदा ने भी गुफ्तगू की है और इस हवाले से उनका बयान सामने आया है। उनका क्या कहना था देख लेते हैं। ना हमारी नहीं थी, इस बच्ची को जो है ना इसको बच्ची को दे दिया। ठीक है, आपकी बच्ची ने किसी से ये बच्ची ली थी 11 दिन वाली जो गुमी है? हाँ, ठीक है, ये किसी से ली थी। उस बच्ची को बुलाया, ठीक हो गया, के फोन के ऊपर कि ये बच्ची मैं तुझे दे देती हूँ। ठीक है, ये जब बच्ची गई तो कह रही मेरी तबीयत खराब है। मैंने बोला बेटा मैं अभी तेरे घर से आई। ठीक है, तो कहने लगी नहीं अम्मी मुझे कोई और बच्ची दे रहा है। हम उसके घर पे पहुंचे, फोन के रास्ते के अंदर तो उसका साला था, उसका भाई था, उसकी माँ थी, उसकी भाभी थी। हमने बोला ये बच्ची हम नहीं लेंगे। मुतासरा खातून की वालिदा की गुफ्तगू जो कि पुलिस की मौजूदगी में उन्होंने बयान दिया है। शाहिद अंजुम, ये जो बयान सामने आया है ये
हक़ाइक़ के करीब तर बयान है। जिस तरह का मामला आप बता रहे हैं, यही जो है वो हक़ाइक़ हैं जो कि अब तक सामने आए हैं। देखिए, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, ऐसे केसेस में क्या होता है कि मुतज़ाद बयान आते हैं। आज से 10-11 साल पहले की मुझे बात एक याद आ गई। नेपियर थाने के हदूद में एक खातून ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी बच्ची को रात 11 बजे मैं घर की बालकोनी में लेके खड़ी थी और 2 बंदे आए, उन्होंने मेरा दरवाज़ा बजाया और लेके चले गए। बाद में ये पता चला कि उस खातून का एक पुराना दोस्त था जिसके साथ वो कुछ अरसा निकाह में रही थी, उसके बाद उससे तलाक ले ली थी और वो अपनी बच्ची को लेके चला गया। अब ये खातून ये बताना नहीं चाह रही थी कि मैं पहले शादी मेरी हुई थी या मेरी बच्ची थी। तो वो जब उस गुत्थी को सुलझाया गया तो पता चला कि वो तो बच्ची उसकी जो उसका बाप था वो उसको ले गया। इस केस में भी ऐसा ही हो रहा है। इस गुत्थी को जब मुकम्मल तौर पर सुलझा लिया जाएगा तो पता चलेगा कि इसके असल हक़ाइक़ क्या है। आज एनी जो है वो भी बात को छुपा रही हैं। वो उस खातून के बारे में या तो मुकम्मल मालूमात नहीं रखती, अगर रखती है तो बताना नहीं चाह रही। और वो खातून सामने क्यों नहीं आ रही जिसकी असल बच्ची है? वो इसलिए नहीं आ रही कि ये दूसरी शादी है उसकी, और ये खातून शादी ही को चंद दिन हुए थे। अब वो इसको छुपाना चाह रही थी कि भाई ऐसा ना हो कहीं कि मुझ पर ये इल्ज़ाम आ जाए कि ये बच्ची किसकी है। ये भी बताएगा, जिस तरह से देखा गया कि अगवा की वारदातें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, कराची में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? कितनी वारदातें, बच्चों को अगवा करने की खास तौर पे वारदातें बढ़ चुकी हैं, तो इस हवाले से पुलिस से आपकी बातचीत हुई? क्यों ऐसी चीज़ें जो हैं वो परवान चढ़ रही हैं? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो हमारे यहाँ जो नशा है उसने बहुत नौजवानों को बर्बाद किया। अब कल जो बरगेड के इलाके में हुआ है, सगे चचा ने उस बच्ची से ज़्यादती की, नशे का आदी था और उसके बाद उसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उसकी दीदा दलेरी देखें, या वो नशे की हालत में उसको समझ नहीं आती, वो अपने भाई को फ़ोन करता है और कहता है कि अपनी बेटी को ले जाओ, उसको मैंने मार दिया। 2 महीने के दौरान 6 ऐसे केस हुए हैं जिसमें 3 बच्चियों को ज़्यादती के बाद मार दिया गया है और 3 जो हैं वो ज़िंदा हैं। इसमें ज़्यादातर करीबी रिश्तेदार हैं जो बच्चों को बुला फुसला कर ले जाते हैं और बच्चियों को और उनके साथ ज़्यादती करते हैं, और जो बच्ची कुछ थोड़ी सी समझदार होती है उसको फिर कत्ल भी कर दिया जाता है। बहुत सारे बच्चियाँ तो ऐसी हैं जो खौफज़दा रहीं, उन्होंने नाम नहीं लिए। अब मैं आपको एक चीज़ और इसमें थोड़ी सी बढ़ा दूँ कि बहुत सारे कम उम्र लड़कों के साथ भी, बच्चों के साथ भी जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उसके मुकदमा दर्ज ही नहीं हो पा रहे। इस हफ्ते में अभी तक 4 उसके मुकदमे जो हैं वो सामने आए, जो दर्ज हुए हैं, जो रिपोर्ट हुए हैं, और मुझे जो अंदाज़ा है या हमारी जो मालूमात है, इससे ज़्यादा केसेस हैं जो ऐसे हुए हैं लेकिन लोग रिपोर्ट नहीं करते। बिल्कुल, अगवा की वारदातें बढ़ती जा रही हैं और केसेस यकीनन इससे ज़्यादा हैं जो कि रिपोर्ट नहीं हो पा रहे। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद, आप हमें इस हवाले से कर रहे थे और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हक़ाइक़ जो हैं जो छुपाए जा रहे हैं इस केस में वो सामने आ सके। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और अब सिंध के ही एक और शहर की बात कर लेते हैं जहाँ सैलाब को गुजरे 4 माह से ज़ायद का अरसा हो गया, लेकिन आज भी सिंध के कई मुतासरा अजला में पानी खड़ा है और आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। कुछ ऐसा ही हाल दादू की तहसील खैरपुर नाथन शाह का है, जहां गांव चोबार में हर तरफ पानी ही पानी है और बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने पर मजबूर हैं। बिल्कुल, इसी हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। दादू की तहसील खैरपुर नाथन शाह में सैलाब के असरात अभी भी बाकी। गांव चौबार में हर तरफ पानी ही पानी, बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने पर मजबूर हैं। इधर तो पानी ज्यादा है, हमें इस फटों में चढ़कर आते हैं, हम कई बार यहाँ पर डूब चुके हैं। आप बताएं कि हम क्या करें? हुकूमत को आप लोग कहो कि यहाँ से पानी निकाले। प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा भी मुश्किलात का शिकार, कहते हैं स्कूल के रास्ते पर ताहाल पानी जमा है। बहुत तकलीफ है, गवर्नमेंट से हिसाब से कोई किश्ती वगैरह कुछ भी नहीं है। हम अपने तौर पे ये फटों पे बैठ के या लकड़ी पे बैठ के आते हैं, बहुत तकलीफ है। डिप्टी कमिश्नर दादू सैयद मुर्तजा अली शाह का कहना है कि जिले की 19 यूनियन काउंसिल अभी तक ज़ेरे आब हैं। 185 के करीब गांव हैं जो इस वक्त इन यूनियन काउंसिल्स में जो है वो ज़ेरे आब हैं। 1,76,000 एकड़ ज़मीन ऐसी है, ज़रूरी ज़मीन, जिसमें जो है वो वीट की जो है वो काश्त होती है। सैलाब मुतासिरीन ने मुतालबा किया है कि पानी की निकासी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएं। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने जानी, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सुनो टीवी के नुमाइंदा राजा अल्ताफ अब्बासी। अल्ताफ, बताइएगा, खैरपुर नाथन में 4 माह बाद भी
सैलाब का पानी है। इंतजामिया कहाँ है शहर की? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि खैरपुर नाथन शाह के जो निचले जो रास्ते हैं, कच्चे के जो रास्ते हैं, वो अभी तक भी जो है जेरे आब हैं। मैं इसके साथ आपको बताता चलूं कि कुछ देर कबल जो है डिप्टी कमिश्नर दादू ने नकाशी आब के लिए मिशनरी का इंतजाम किया था। जो मिशनरी जो है 2 से 3 दिन जो है वो चली थी, उसके बाद जो है वो कहाँ गायब हो गई कुछ पता नहीं है। और करोड़ों रुपए की बजट जो है वो भी जो है हड़प की गई है। ठेकेदारों को जो है बजट जारी कर दी गई थी कि नकाशी आब का जो पानी है, सैलाब का पानी जो है वो निकाला जाएगा। हम जब हमारी बात हुई है डिप्टी कमिश्नर दादू से, तो डिप्टी कमिश्नर का यही कहना था कि अभी तक हम जो है कोशिश कर रहे हैं। सैलाब में जो डूबे अफराद हैं उनका यही कहना है कि अभी तक 4 माह गुजर चुके हैं सैलाब को, लेकिन अभी तक जो है पानी नहीं निकाला गया। जी अल्ताफ, ये बताइएगा, ये गांव चौबार है जहां पर अभी तक ये निकासी नहीं हो सकी है, तो इन लोगों के मामूलाते ज़िंदगी किस हद तक मुतासिर हुए हैं? जो कारोबारी ज़िंदगी है वो कैसे चल रहा है? इनकी जो जिंदगी है वो शदीद मुतासर हुई है। और यहाँ पर जो है बच्चों में जो जोश दिखाया गया कि बच्चों जो है वो अपने स्कूल जाने के लिए तरस रहे हैं कि हम स्कूल जाना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये पानी जो है, पानी की वजह से हम जो है शदीद मुश्किलात में हैं। और फट्टों पर मसूनी जो कश्तियां हैं वो बनाकर हम स्कूल तक आते हैं, लेकिन जिले इंतजामिया की जानिब से या सिंध हुकूमत की जानिब से ऐसे कोई खातर का इंतजाम नहीं किए गए। इन गाँव वालों का यही मुतालबा था कि हमारे गांव से जो है जल्द से जल्द पानी निकाला जाए। ऐसे खैरपुर नाथन शाह जो ये हल्का इंतखाब किसका है? कौन यहाँ से मुंतखब होकर असेंबली में पहुंचा? किसने इलेक्शन लड़ा? क्या उसके बाद इस इलाके की खबर ली गई? जी बिल्कुल, जो MP हैं अब्दुल अजीज जुनेजो, वो जो है काफी माह जैसे ही सैलाब दाखिल हुआ था खैरपुर नाथन शाह में, तो उन्होंने बीमारी का ड्रामा करके और वो गायब हो चुके हैं, अभी तक दिखाई नहीं दे रहे। इसके साथ जो MNA थे इरफान जफर लिगारी, वो भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी औताक तक जो है महदूद हैं। यहाँ पर जो हमारी बात हुई है इलाके मकीनों से, तो उन्होंने भी यही कहा है कि हमसे जो वोट लेकर गए हैं वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए, और ना ही हमसे कोई पूछा है कि क्या हम मर गए हैं या जिंदा हैं। कोई भी यहाँ पर नहीं आया। ठीक है, मुश्किलात दरपेश हैं यहाँ लोगों को और कोई खबर लेने नहीं पहुंचा। बहुत शुक्रिया राजा अल्ताफ, हमारे साथ मौजूद थे, इस बारे में तफसीलात से आगाह करें। अभी लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत आज दुनिया भर में शहरी हवाबाजी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आलमी यौम शहरी हवाबाजी हमारे लिए यूं भी अहम है। 6 साल पहले आज ही के दिन मकबूलियत के बामे अरूज को पहुंची पाकिस्तान की नामवर शख्सियत जुनेद जमशेद एक फ़ज़ाई हादसे में जाम भग हो गए थे। जुनेद जमशेद का तैयारा चित्राल से इस्लामाबाद जाते हुए हादसे का शिकार हुआ, जिसमें दिगर 45 मुसाफिर भी लुकमा अजल बने। आज के दिन की मुनासिबत से नामवर सहाफ़ी अंसार नकवी का जिक्र भी करेंगे, जो कि कराची एयरपोर्ट के 2020 के करीब गिरने वाले मुसाफिर तैयारे में सवार थे। जनाब अंसार नकवी समेत हादसे में 100 के करीब मुसाफिर जाम भग हुए। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हफीज़, जो कि तर्जुमान PIA हैं। उनसे बात करेंगे किस तरह से आज जो है दिन मनाया जा रहा है और शहरी हवाबाजी का आलमी दिन आज ख़ास तौर पे मनाया जा रहा है। उनसे उनके तासुरात जानेंगे। सर, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज शहरी हवाबाजी का आलमी दिन मनाया जा रहा है, मगर हमारे पास फ़ज़ाई हादसात और हवाबाजी की आलमी तंजीमों से तनाज़ात और पाबंदियों के सिवा कुछ नहीं है जिसे आज बयान किया जाए। क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये कि थैंक यू सो वेरी मच, आपने इसके ऊपर एक प्रोग्राम रखा। दूसरी बात उसके ऊपर ये कि आपकी एक बड़ी मुफस्सिल रिपोर्ट आपने पेश की और इसके अंदर जो नंबर्स आपने अपने सामाईन तक पहुँचाए वो काफ़ी हैरान कुन भी हैं। पाकिस्तान के अंदर सिविल एविएशन का अनफॉर्चुनेटली GDP के अंदर वो कंट्रीब्यूशन नहीं है जो कि इंटरनेशनल एविएशन के अंदर, जिस तरह आप भी आपकी रिपोर्ट ने कहा कि 4% है। पाकिस्तान के अंदर वो आधे % भी नहीं है, जो कि इस बात को शो करता है कि हमें सिविल एविएशन के फील्ड के अंदर यानी शहरी हवाबाजी सिविलियन एविएशन के अंदर हमें बहुत सारे इकदाम लेने की जरूरत है। पाकिस्तान के अंदर रिलेटिवली ये सेक्टर पसमानदा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 22 से 23 करोड़ है और 22 से 23 करोड़ के लिए टोटल 50 भी कमर्शियल तैयारे दस्तियाब नहीं है। अगर आप कंपेयर करें अपने हमसाया ममालिक से, तुर्की से जिनकी 8 करोड़ आबादी है, 700 के करीब उनके जहाज हैं, मलेशिया आप ले लें जिनकी तकरीबन 3 करोड़ 80 लाख आबादी है और तकरीबन उनके पास 500 जहाज है। इवन हमारा हमसाया मुल्क ईरान जिनकी आबादी भी 7-8 करोड़ के करीब है, उनके पास भी तकरीबन 250-300 जहाज है।
उसके अगेंस्ट अगर आप पाकिस्तान में कंपेयर करें तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर अभी इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा तरक्की करनी है और इस सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाने की ज़रूरत भी है। ऑब्वियसली जिस तरह वो सेक्टर्स जो कि थोड़े से पसमानदा होते हैं, पाकिस्तान खुद एक डेवलपिंग कंट्री है, हमें इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर हमें अभी काम करना है, इनको हमने तरक्की की मनाजिल तक पहुंचाना है। उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं जिसमें रेगुलेटरी का जो आपने जिस तरह बयान किया, वो फ्लाइट सेफ्टी के ऊपर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का रिकॉर्ड उतना बुरा नहीं है, परसेप्शन शायद हमारा ज़्यादा बुरा है। हमारे ट्रेन बहुत डिफ़िकल्ट है जहाँ पे अक्सर हमारे तैयारों को प्रवास करना पड़ता है, हमारे एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज़्यादा नहीं है, हमारे यहाँ आलूदगी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से परिंदे आते हैं जो कि फ़िज़ाई हादसों का सबब बनते हैं। तो ये हमारे चैलेंजेस हैं जिनके साथ हमें ऑब्वियसली निपटना है। लेकिन साथ-साथ ये बात भी कहनी ज़रूरी है कि पाकिस्तान की कमर्शियल एविएशन अभी भी 5 से 6 बिलियन डॉलर सालाना की इंडस्ट्री है और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रियों के मुकाबले के अंदर कंपेरेबल। अब्दुल्ला साहब, देखा जाए तो एक वक्त था जब दुनिया भर में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का तूती बोलता था। बाकायदा तौर पर जो है वो बुलाया जाता था, इनवाइट किया जाता था यहाँ के अमले को ताकि वो ट्रेन कर सकें और बहुत सी एयरलाइंस को खड़ा करने में PIA का किरदार रहा है। जवाल की वजह क्या समझते हैं इसकी? देखिए, इसके अगेन 2-3 बुनियादी अनासिर हैं। सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि जिस दौर की आप बात कर रहे हैं 1960s एंड 70s के अंदर, उसके अंदर पाकिस्तान इटसेल्फ एक बहुत प्रोग्रेसिव मुल्क था। हम लोग तरक्की की हमारी जो रफ्तार थी वो बहुत तेज़ थी। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके इंटरनेशनल डिप्लोमेसी तक बहुत सारा ऐसी चीज़ें आप अभी भी आप देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि हम शायद उस टाइम पे वक्त से बहुत आगे थे और PIA उसका एक फोर रनर था। हम सबसे आगे थे पाकिस्तान की सफ़ीर की हैसियत से। लेकिन साथ-साथ हमें ये बात भी देखनी चाहिए कि उस टाइम पे पूरी दुनिया में एयरलाइन की तादाद 100 से 150 से ज़्यादा नहीं थी और एयरलाइन बुनियादी तौर पे एक लग्जरी कमोडिटी समझा जाता था। सिर्फ अमीरों की सवारी थी और उसके अलावा लोग उस पे ऑपरेट या ट्रैवल नहीं करते थे। पाकिस्तान से भी रिपेट्रिएशन उस टाइम, रिपेट्रिएशन कह रहा हूँ, जो आपके लोग हैं जो कि दूसरे मुल्कों में रोजगार की तलाश में गए, वो भी 70 की दहाई के एंड में बुनियादी तौर पे 80s एंड 90s के अंदर उन्होंने मूव अब्रॉड किया, जो कि जिन्होंने एयर ट्रांसपोर्ट को रोजमर्रा की जरूरत बनाया बनिस्बत एक लग्जरी कमोडिटी के। तो 100-150 एयरलाइनों के अंदर टॉप 4-5 एयरलाइन के अंदर आना ऑब्वियसली उस टाइम पे बहुत बड़े एजाज की बात थी, लेकिन रिलेटिवली कंपटीशन कम था। अभी एक चीज हमें समझनी चाहिए और इसके ऊपर हमें किसी किस्म की छुपाना या इसके ऊपर बात को शुगर कोट नहीं करना चाहिए, वो ये कि पाकिस्तान कंपटीशन की फिजा के अंदर काफी ज्यादा पीछे रह गया। खास तौर पे गल्फ कंट्रीज के अंदर एविएशन को बहुत ज्यादा तरक्की दी। उनके मुमालिक ने एज अ नेशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तौर के ऊपर उन्होंने इसको लिया और इसलिए आप देखते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमीरात हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, यहाँ की इकोनॉमीज का बहुत अच्छा परसेंटेज जो है वो एविएशन से आता है। उनके यहाँ बेसिकली सबसे बड़े सेक्टर्स ही ये हैं और ये लाखों लोगों के रोजगार का सबब बनते हैं। कंपेयर करें अगर आप पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान में 4 एयरलाइनें ऑपरेट करती हैं, इसके अलावा 11-12 दूसरी बैनुल अक़वामी एयरलाइनें आती हैं और ये तमाम एयरलाइनें मिला के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स के अंदर 50 या 60 हज़ार लोगों से ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती। अगर आप सिर्फ कंपेयर करें मुत्तहिदा अरब अमीरात में जिसकी 4 सरकारी एयरलाइनें हैं, सिर्फ आप उनकी एम्प्लॉयमेंट देखें तो 2 से 2.5 लाख नफूस के ऊपर मुश्तमिल है। तो कहने का मकसद इसके ऊपर ये है कि वहाँ के ऊपर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर वहाँ पे एज अ नेशनल पॉलिसी एविएशन को बहुत ज्यादा फरोग दिया गया। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारे अपने जो चैलेंजेस हैं, जो कि पाकिस्तान में आप देखते हैं डे टू डे बेसिस के ऊपर, खास तौर पे हमारी इंडस्ट्री उतनी डेवलप नहीं है जिस तरह हमारे हमसायों की है। तो एविएशन सेक्टर भी उसी का शिकार है और एविएशन सेक्टर भी बेसिकली उसके साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। अच्छा सर, अभी जिस तरह से फ्लाइट सेफ्टी के मसाइल से दो चार रहा है पाकिस्तान, जिस तरह से पहले कुछ हादसा भी पेश आए, अभी हमें इस सेक्टर में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए क्या करना होगा जिनसे जो भी तनाज़ात हैं वो भी दूर किए जा सकें और हमारी जो एयरलाइंस हैं वो सेफ तरीके से लोग जो हैं वो ट्रैवल कर सकें इनमें? देखिए, बहुत अच्छा सवाल। जैसा मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बोला था कि हमारा सेफ्टी रिकॉर्ड हमारे परसेप्शन के मुकाबले में बहुत अच्छा है। के ऊपर हमें बुनियादी तौर के ऊपर काम करने की जरूरत है। अभी भी जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो उनकी रेगुलेशंस होती हैं, उसके साथ हम क्लाइंट है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। और आज दुनिया भर में शहरी हवाबाजी का आलमी दिन जो है वो मनाया है। पाकिस्तान की नामवर शख्सियत जुनैद जमशेद एक फ़ज़ाई हादसे में जाम बहक भी हो गए थे और हमें इस हवाले से बता रहे थे अब्दुल्ला हफीज़ हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें वक्त दिया। अभी चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक पर। वेलकम बैक नाजरीन, अब बात करेंगे खानीवाल की, जहां पे कब्जा माफिया ने कच्ची बस्ती रजाबाद के 12 खानदानों की जिंदगी अजीरन कर रखी है। माफिया के अरकान ने अदालती अहकामात को हवा में उड़ा दिया और मुबैना तौर पर पुलिस की मिली भगत से गली पर कब्जा करके रास्ता बंद करने की कोशिश की जा रही है। कब्जा माफिया ने रोकने पर मुतासिरा खानदान को हरासा और संगीन नताइज की धमकी भी दी है। जी हाँ, खानीवाल का ये वाक़या है। कब्जा माफिया की जानिब से रजाबाद के 12 खानदानों की जिंदगी यहाँ पर मुश्किल बना दी गई है। हालांकि अदालती अहकामात भी मौजूद हैं इस सिलसिले में, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा है। पुलिस की मिली भगत से गली पर कब्जा करके रास्ता बंद करने की कोशिश भी की जा रही है। कब्जा माफिया ने रोकने पर मुतासरा खानदानों को हिरासा और संगीन नताज की धमकी भी दी है। कहा यह जा रहा है इन लोगों की जानिब से कि पुलिस की मिली भगत से ये तमाम तर काम किए जा रहे हैं और कब्जा माफिया के साथ पुलिस मिली हुई है, जिसकी वजह से ये तमाम तर वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। यहाँ पर अदालती अहकामात भी मौजूद हैं और अदालत की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि पुलिस इस सिलसिले में कार्रवाई करे और कब्जा माफिया से ये जगह वागुजार करवाई जाए, लेकिन इस हवाले से पुलिस ने भी कोई खातिर ख्वाह काम नहीं किया है। उनकी जानिब से कार्रवाई नहीं की गई है। जो यहाँ मुतासरा लोग हैं उनका ये कहना है कि जब वो पुलिस स्टेशन जाते हैं इस सिलसिले में अपनी शिकायत के इंदराज के लिए, तो उन्हें वहाँ पर हिरासा किया जाता है, उन्हें वहाँ पर धमकियाँ दी जाती हैं, जिस पर उन्होंने एहतजाज भी किया है। रजाबाद का ये इलाका है, तकरीबन 12 ख़ानदान हैं जिनकी ज़िंदगी यहाँ पर मुश्किल है। अहले इलाका इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से क्या कहते हैं, पहले आपको वो दिखा दूँ। परेशान करते हैं, यहाँ पे औरतों को तंग करते हैं, यहाँ पे उनकी वीडियो बनाते हैं, इतनी बदतमीजी से ये आवाज़ें निकालते हैं, उल्टा हमें रास्ता भी नहीं दे रहे। हमारी बुजुर्ग औरतों को कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे हम कत्ल कर देंगे, तुम्हारी यहाँ पे हमें लाशें बिछा देनी है। ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਜਿਉਣਾ ਅਸੀਂ ਮੰਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਨੇ। मैं थोड़ी सी जगह है वो नहीं दे रहे रास्ता। 3 बंदे हमारे पकड़ा दिए, 12 बंदों पे पर्चा दे दिया, 20 औरतें लेके आए मोल की, बंदे मोल की इधर 100 बंदा था, ते इतने डंडे छोटे थे, हम क्या करें। बच्चा मेरा इनाम डका सा काम तैयार है 12 बंदे ते पर्चा कर दिता ने। जलील करते ने सानू इट्टा मारते ने, फिर ही आते काम इत्थे करते ने। साडे बंदे ने डकाए ना, अज हवाई फायर भी कड्डे ने, बुढ़ियां मोल लाती आंदे सानू धमकाइंदे मरेंदे, साडे बच्चे नू नगन देंदे। नाजरीन, इस वजह से रजाबाद के शहरी किस तरह से सफ़र कर रहे हैं आपने देखा। अब बात करेंगे हमारे नुमाइंदा राशिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद, बताइएगा इन कब्जा माफिया के हवाले से क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये खानेवाल का इलाका है, रजाबाद चकशाना रोड पर वाक़ है। यहाँ पर कब्जा ग्रुप है, अब्दुल मालिक, अब्दुल रज़ाक, मुश्ताक वगैरह, उन्होंने गली के जो सरकारी रकबे पर है कब्जा करने की कोशिश की, तो अहले इलाका की जानिब से पुलिस को 15 पर इतला दी गई। पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंची तो ये जो कब्जा ग्रुप है इसने मुबैना तौर पर पुलिस थाना सिटी खानेवाल से साजबाज हो गई और उल्टा जो है वो अहले इनको रजाबाद के रहायशियों को जो है वो डराया धमकाया जाने लगा कि आप लोग खामोश नहीं, वरना आपके खिलाफ मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात दर्ज कर दिए जाएंगे। इस हवाले से 27 नवंबर को जो है वो अहले इलाका ने इस शुबे का इजहार किया था और ऑन कैमरा जो है वो सुनो टीवी को ये बताया था कि पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के संगीन नौइयत के मुकदमात में मुलव्विस करने की धमकियां भी दी जा रही हैं। तो हुआ वही जो इलाका मकीनों का खदशा था। 1 दिसंबर को एक तहरीरी दरख्वास्त जो कि 27 नवंबर को पुलिस थाना सिटी खानेवाल को मौसूल हुई थी, उसकी जो तहरीरी दरख्वास्त की रोशनी में अहले इलाका के जो 19 खानदान है, 19 खानदान के मर्द और खवातीन को जो है वो नामजद करके एक मुकदमा 12,000 ईंटों का 1,20,000 रुपए मालियत की जो है वो 379 का 864/22 मुकदमा जो है वो थाना सिटी खानेवाल में दर्ज कर लिया गया। अहले इलाका ने जो है वो खासा इस पर जो है एहतजाजी मुजाहिरा किया, लेकिन उनकी जो है आओ पुकार ना किसी आला अफसर ने सुनी, ना पुलिस के किसी आला हुकाम ने सुनी और उन पर मुकदमा दर्ज ही नहीं किया गया। बल्कि इस मामले पर अदालती अहकामात भी मौजूद हैं जिसका जिक्र किया गया है। अदालत की जानिब से क्या ऑर्डर्स दिए गए थे और क्या वजह है कि उन ऑर्डर्स की तकमील में अभी तक रुकावटें हैं?
जो अहले इलाका की जानिब से जो है वो गली के रकबे को बचाने के लिए मौजूद अदालत में जो है एक हुक्म इम्तनाई के लिए दरखास्त दायर की गई थी, जिस पर अदालत ने 12 दिसंबर तक किसी भी फरीक को उस जगह पर काम करने से वाज़ेह तौर पर रोकने के अहकामात जारी किए थे कि पुलिस को ये हिदायत जारी की गई थी कि वहां पर किसी भी किस्म का कोई तामीराती काम नहीं होना चाहिए। 12 दिसंबर को जो है वो हल्का पटवारी और जो रेवेन्यू से मुतल्लिका जो हुकाम है उनसे रिपोर्ट्स हासिल की जाएंगी। उस रिपोर्ट्स की रोशनी में अदालत ने जो है वो फैसला करना था, लेकिन वो जो है अदालत में उसकी पेशी की जो तारीख है वो 12 दिसंबर है। 12 दिसंबर से कबल ही जो है वो इस गरीब खानदान पर जो है वो FIR दर्ज कर दी गई है, जो कि इनके लिए खासी मुश्किलात का सामना है। यहाँ मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि ये जो इलाका मकीन हैं, ये रोजाना की बुनियाद पर जो है वो उजरत पर काम करने वाले लोग हैं। यहाँ इनके 3 अफराद को जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनमें जो है एक जो है वो अल्लाह दित्ता है जो कि किसी की जमीन पर पानी लगा रहा था, उसको पुलिस ने वहां से गिरफ्तार किया। जबकि अरशद बलोच है, वो मेहनत मजदूरी करता है, मिस्त्री है, उसको जिस जगह वो काम कर रहा था वहां से गिरफ्तार किया। एक इसमें गिरफ्तार शख्स अमीर उमर है, वो टैक्सी ड्राइवर है, वो अपनी सवारियों को लेकर वापस आ रहा था। जैसे ही वो खारवल शहर में एंटर हुआ तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है, राशिद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, इस मामले के हवाले से आगाह कर रहे थे। ज़ाहिरी तौर पर लग यूँ रहा है कि पुलिस की मिली भगत से ये चीज़ें हो रही हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस हवाले से सूरत हाल बेहतरी की जानिब जाएगी। आज के प्रोग्राम से हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।